पुलिस स्टेशन के अंधेरे कमरे में एक बंदी से पूछताछ चल रही थी। बैकग्राउंड में ओम नमः शिवाय और शंभू महाकाल के जाप गूंज रहे थे। दादा भाई और उनकी टीम ने एक हर रिश्ते का पहला नियम होता है भरोसा। लेकिन जब ट्रेनिंग का पहला सबक ही ये सिखाया जाए कि कोई भी रिश्ता मकसद से बड़ा नहीं होता, तो प्यार, शादी और भरोसा सब एक भयानक जाल बन जाते हैं। सोचिए, जिस लड़की को आपने अपने घर में पनाह दी, जिसकी प्रेगनेंसी की झूठी कहानी पर तरस खाकर उसे अपना नाम तक देने का फैसला कर लिया, वही लड़की असल में आपके ही घर से देश की सुरक्षा के सबसे बड़े राज चुराकर गायब हो जाए। जी हाँ, अवनी एक ऐसी मास्टरमाइंड टेररिस्ट जिसने एक पूर्व आईएएस और वर्तमान दादा भाई सूरज के जज्बातों का इस्तेमाल किया और एक जाबाज आईपीएस अफसर ईशा के घर में घुसकर 15 अगस्त के पूरे सिक्योरिटी प्लान्स पर डाका डाल दिया। अवनी का सीधा सा प्लान था, दादा भाई की मासूमियत और उनकी उंगली पकड़कर उनके घर तक पहुंचना, फिर उनके ही कंधे पर बंदूक रखकर 15 अगस्त के दिन देश में एक बहुत बड़ा धमाका करना। जब अवनी भाग निकली और सच सामने आया तो पूरे घर के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब इस मास्टरमाइंड क्रिमिनल को रोकने के लिए दो ऐसी ताकतें एक हुई जो कभी एक साथ आ ही नहीं सकती थी। तरफ कानून का पालन करने वाली सख्त आईपीएस ईशा और दूसरी तरफ शहर के चप्पे चप्पे पर अपनी हुकूमत चलाने वाला दादा भाई सूरज। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दोनों मिलकर 15 अगस्त को होने वाले उस भयानक हमले को रोक पाएंगे, या फिर पुलिस महकमे के अंदर छिपा हुआ ही कोई घर का भेदी अवनी के इस खौफनाक मकसद को अंजाम तक पहुंचा देगा। चलिए इस उलझी हुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को शुरुआत से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही रहस्यमयी और खतरनाक मोड़ से, जहां पुलिस और सूरज के आदमी एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ कर रहे होते हैं। बैकग्राउंड में ओम नमः शिवाय और शंभू महादेवा के मंत्र गूंज रहे होते हैं। दादा भाई के आदमी कहते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन यह आदमी मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि अवनी चकमा देकर भाग निकली। सूरज उस आदमी को सीधी चेतावनी देता है कि अगर उसने उस लड़की के बारे में सब कुछ सच सच नहीं बताया तो वह हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाएगा। मौत का खौफ देखते ही वह आदमी कांपने लगता है और गिड़गिड़ाते हुए सच उगल देता है। वह बताता है कि वह किसी गैंग का मुख्य हिस्सा नहीं है, उसे सिर्फ फोन पर निर्देश मिलते हैं और पैसे भेजे जाते हैं, लेकिन वे लोग बहुत ही खतरनाक हैं और स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन शहर में कुछ बहुत बड़ा और खौफनाक करने वाले हैं। तभी ईशा वहां आती है और उस आदमी को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि ईशा को तो यही पता था कि ये आदमी मर चुका है। तब वह आदमी खुलासा करता है कि जिस दिन उसने जहर पिया था उन लोगों ने उसे उसका तोड़ यानी एंटीडोट पिला दिया था, जिससे वह बच गया। वह पुलिस से अपनी जान की भीख मांगता है और वादा करता है कि आगे कुछ भी पता चलेगा तो वह इन्फॉर्म कर देगा। इस खुलासे के बाद सूरज और ईशा को समझ आ जाता है कि मामला कितना गंभीर है। सूरज ईशा से कहता है कि वह बिल्कुल सही थी, वे लोग किसी बहुत बड़े आतंकवादी गिरोह का हिस्सा हैं जो 15 अगस्त को किसी बड़े हादसे को अंजाम देने वाले हैं। ईशा को एहसास होता है कि अवनी इतने दिनों से उनके ही घर में एक टेररिस्ट बनकर रह रही थी और उसने पूरे परिवार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। अवनी का प्लान बेहद खतरनाक था। उसने पहले आदित्य की मौत के गिल्ट में सूरज को फंसाया, फिर अपनी झूठी प्रेगनेंसी और बेबस होने का नाटक करके दादा भाई का दिल पिघलाया। दादा भाई के दरबार में तो हमेशा न्याय मिलता था, इसलिए सूरज ने उस बच्चे को अपना नाम देने तक का फैसला कर लिया था ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन सच तो यह था कि अवनी ने एक एक्स आईएएस और प्रेजेंट दादा भाई सूरज के इमोशंस का पूरा फायदा उठाया और एक आईपीएस अफसर के घर में घुसकर 15 अगस्त के सारे टॉप सीक्रेट वीआईपी सिक्योरिटी प्लान्स चुरा लिए। अवनी जानती थी कि एन मौके पर इतने बड़े सिक्योरिटी प्लान्स बदलना पुलिस के लिए नामुमकिन होगा। भागने के बाद अवनी अपने मन में हंसती है और सोचती है कि भले ही वह आदित्य से सच्चा प्यार करने लगी थी, लेकिन उसकी ट्रेनिंग का पहला सबक यही था कि मकसद से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह तो दादा भाई की सुहागन बनने का नाटक करके उनके कंधे पर बंदूक रखकर अपना काम पूरा करना चाहती थी। इधर घर में जब ईशा को अपनी सर्विलांस टीम और फाइल्स की चिंता होती है तो सूरज उससे हाथ मिलाने की बात करता है। सूरज कहता है कि अवनी मास्टरमाइंड है, उसे हराने के लिए उन दोनों को एक साथ आना होगा। लोहे को सिर्फ लोहा ही काट सकता है। सूरज का तर्क था कि उसके आदमी शहर के हर कोने, हर गली कूचे की खबर रखते हैं। पुलिस को तो सिर्फ उतना ही पता होता है जितना कागजों और फाइल्स में दर्ज होता है, लेकिन दादा भाई वो सब जानता है जो कभी फाइल्स तक पहुंच ही नहीं पाता। फाइल्स अस्तव्यवस्थित है। शुरुआत में ईशा इस प्रस्ताव को साफ खारिज कर देती है। एक आईपीएस अफसर होकर किसी क्रिमिनल की मदद लेना उसकी उसूलों के खिलाफ था। वह कहती है कि आग और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन सूरज उसे समझाता है कि अगर वे आपसी मतभेद में उलझे रहे तो अवनी जैसा खतरनाक दिमाग इसका फायदा उठाकर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। इस बहस के दौरान दोनों के दिल के पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। ईशा याद करती है कि कैसे सूरज ने उससे जबरदस्ती शादी की थी और उसे अपने घर ले आया था, लेकिन बाद में उसी सूरज ने ईशा के लिए खुद को बदला, पढ़ाई की और आईएएस बनकर अपना सपना पूरा किया। तब ईशा ने एक गुंडे को खुशी खुशी अपना पति ब्रह्मचारी मान लिया था और सोचा था कि उसकी सारी दुआएं पूरी हो गई हैं।